हेलो गाइस, ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। क्लास 9th का भी मैं कंटेंट लाने की सोच रहा हूँ, पर पहले मैं क्लास 10th के साथ रेगुलर होता हूँ, उसके बाद क्लास 9th का भी मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 10th को स्टार्ट कैसे करते हैं जिससे आपका पूरा साल बर्बाद ना हो और आप अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकें। तो हम सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिकली बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। अब साइंस में सबसे मेन है एनसीईआरटी को रीड करना। एनसीईआरटी को रीड करना मस्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर देखेंगे, वो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। आप वो किसी कोचिंग ले रखी हो आपने, उससे भी देख सकते हैं। अभी सारे ऑनलाइन ही चल रहे होंगे क्योंकि कोविड इतना फैला हुआ है। ऑफलाइन कोचिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप यूट्यूब से देख रहे हैं मान लिया, या आप कोचिंग का लेक्चर देख रहे हैं, तो लेक्चर देखने के बाद जितना आपने लेक्चर देखा उतने की आप एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। एनसीईआरटी को रीड करने के बाद आप उतने के ही नोट्स बनाएंगे। अब जो नोट्स बनेंगे उनको आप उनको आप स्कूल के नोट्स होते हैं उनकी हेल्प से बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल के जो टीचर होते हैं वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज चेक करते हैं। प्री बोर्ड में, मिड टर्म में और प्री मिड में, फर्स्ट यूनिट में, इन सब में वो सिर्फ अपनी ही चेक करते हैं लैंग्वेज, जिससे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए आप स्कूल के नोट्स की हेल्प से बनाएं। बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, बोर्ड में आप लिख के आ सकते हैं, पर लेकिन वो सही होना चाहिए तो ही मार्क्स मिलेंगे। और ठीक है, तो आप स्कूल के नोट्स की हेल्प से आप अपने नोट्स बनाएंगे। उसके बाद जब आप नोट्स बना लेंगे तो उसको रेगुलरली रिवाइज करना है। रेगुलरली रिवाइज कर रहे हो, उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक ले लो कोई सी भी। मैं आपको ऑल इन वन और ओसवाल सजेस्ट करूँगा। ओसवाल अभी नए सेशन की आई नहीं है, लेकिन ऑल इन वन आ गई है, तो मैं उसका लिंक दे दूँगा। ओसवाल जब आ जाए आप तब ले सकते हो, वरना आप ऑल इन वन ले सकते हो। दोनों में से कोई एक ही लेना। और आपको अगर अपने जो कंसेप्ट है, मान लो एनसीईआरटी रीड करा, कोई समझ नहीं आया, उसे डीप में पढ़ना है, तो आप एस्टान पे जा सकते हैं, वरना कोई नीड नहीं है, वो बहुत ही हाई लेवल है। पर एक हाई लेवल होना अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर आपको 11th में साइंस लेनी है तो आपके लिए कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको 11th में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए आप एस्टान को भी रेफ़र कर सकते हैं, पर वो क्वेश्चन के लिए ना करें, क्योंकि क्वेश्चन उसमें इतना हाई लेवल है जो नहीं आते, वो ऑल इन ओसवाल में होते हैं। तो आप मान लो ऑल इन वन से कर रहे हो, ये क्वेश्चन बैंक निपटाने के बाद आप PYQs कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। वो आपको नेट पे मिल जाएंगे इजीली, आप वहाँ से लेके आप कर सकते हो। पिछले 10 साल के आपको PYQs करने हैं। वैसे बाद में जब सैम्पल पेपर करोगे तो आप पूरे पेपर भी लगाओगे, पर अभी करने हैं। तो आप PYQs करने के बाद एक चैप्टर टेस्ट पूरे का, वो आपको नेट पे मिल जाएगा, ऑल इन वन में भी दे रखा होता है। वो 1 घंटा 1.5 घंटे की सीटिंग में आपको लगा के करना है। मिनिमम 2 टेस्ट पेपर करने हैं। अब हम बात करते हैं SST में बहुत बच्चों को सब्जेक्ट बहुत भारी लगता है, याद नहीं होती SST, तो इसके लिए आपको याद तो करनी पड़ेगी, ज़रूरी है। बोर्ड देना है तो याद तो करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको बस वीडियो लेक्चर देखना है। आप सबसे पहले एक टिप है कि अगर SST बोरिंग लगती है तो सबसे पहले स्टार्ट आप इकोनॉमिक्स से करें। इकोनॉमिक्स के बाद अगर आपको इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर स्टार्ट करें सबसे पहले। ये दोनों चैप्टर, इकोनॉमिक्स एंड नेशनलिज्म इंडिया, ये दोनों चैप्टर इजी भी हैं। तो इकोनॉमिक्स तो पूरी इजी है, नेशनलिज्म इन इंडिया इजी है, वो आपको समझ आ जाए, क्योंकि आपने पहले भी बहुत सारा पढ़ा है भाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह सबके बारे में है उसमें। तो आप वो चैप्टर पढ़ें या फिर इससे स्टार्ट करें, और उस वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप एनसीईआरटी को रीड करें। एनसीईआरटी रीड करने के बाद भाई अपने नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप यूट्यूब से, नेट से किसी के भी नोट्स निकाल के पढ़ सकते हैं। तो आपको वही नोट्स रेगुलरली रिवाइज करना है। फिर ऐसी कोई क्वेश्चन बैंक रहनी है, मैं आपको एवरग्रीन सेल्फ स्टडी सजेस्ट करूँगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और पहले जो मैंने बुक खोली है उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप एवरग्रीन ले सकते हैं, ऑल इन वन ले सकते हैं, मैं एवरग्रीन सजेस्ट करूँगा। एवरग्रीन में बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, आप उन्हें भी रेफ़र कर सकते हैं। एवरग्रीन से क्वेश्चन लगाने के बाद आप उसमें एक चैप्टर टेस्ट ले सकते हैं, वो आपको नेट पे मिल जाएगा। एवरग्रीन में वो टेस्ट नहीं दे रखा होता, आप नेट से निकाल के कर सकते हैं।
अब एसएसटी की बात हो गई, अब बात करते हैं मैथ्स की। अब भाई मैथ्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में 3 किताबें आती हैं, एनसीईआरटी, आरएस और आरडी। एनसीईआरटी तो मस्ट करनी ही करनी है। फिर आप आरएस अग्रवाल पे शिफ्ट कर सकते हैं, आरडी शर्मा पे ना करें। आरडी शर्मा में ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड में ना कभी आए हैं और ना कभी आएंगे, और इसीलिए आरडी शर्मा उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 11th में जेई एग्ज़ाम देना जिसमें मैथ्स का लेवल बहुत हाई होता है, या ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स का लेवल बहुत हाई होता है। तो आप आरडी शर्मा आपको एक बेस बना देगा उसके लिए। पर अगर आपको नहीं करनी है तो ऐसी कोई नीड नहीं है, सीधा आप जेई कर सकते हैं, ऐसा कोई नीड नहीं होती। पर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर आरएस अग्रवाल भी बहुत सफिशेंट है। आरएस अग्रवाल में वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वही क्वेश्चन है आरएस अग्रवाल में। तो आप एनसीईआरटी से मान लो चैप्टर 1 करा आपने, उससे पहले आप वीडियो लेक्चर देख के समझ सकते हैं क्या है चैप्टर में। आपने एनसीईआरटी से चैप्टर 1 करा, उसके बाद आपने उसी चैप्टर को आरएस अग्रवाल से करा, तो इससे आपके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ख़त्म होते जाएंगे, वरना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाद में बहुत लैग हो जाते हैं और बड़ी दिक्कत आती है। तो आप आरएस अग्रवाल से करने के बाद उसके बाद वही आप चैप्टर टेस्ट ले सकते हैं, वो आपको आरएस अग्रवाल में दे रखा होगा, एंड में दे रखा होता है। आरएस अग्रवाल के आपको सारे एमसीक्यू, सारे क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज, हर चीज़ करनी है, सारे एग्जाम्पल, उसमें एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है, वो सारे की सारी चीज़ें करनी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी और इंग्लिश की मैं कंबाइन बात करूँगा क्योंकि ज़्यादा छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। अब हिंदी इंग्लिश में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, या फिर आपको वीडियो लेक्चर देख के एनसीईआरटी रीड करनी है, वो आपकी चॉइस है। अगर आप इंग्लिश को पढ़ते ही समझ जाते हैं तो आप एनसीईआरटी रीड करके काम चला सकते हैं, वरना वीडियो लेक्चर देखें फिर एनसीईआरटी रीड करें, हिंदी इंग्लिश दोनों की। ये आपको वीकेंड्स पे करना है, मतलब हिंदी इंग्लिश वीकेंड भी पढ़नी है, उससे ज़्यादा की नीड नहीं होती, वरना आपके और सब्जेक्ट लैग कर जाएंगे। पर आपको हिंदी और इंग्लिश को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ये नहीं एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले तुम्हें सब चीज़ें रटी होनी चाहिए, रिवाइज होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, बिल्कुल दिक्कत ना है तुम्हें। और ऑनलाइन एग्ज़ाम को भी हल्के में ना लेना। ये नहीं दोस्त फ़ोन पे बात कर रहे हो इसलिए प्लीज़ ऑनलाइन को हल्के में ना लेना। तो आप इंग्लिश हिंदी में फिर एनसीईआरटी रीड करने के बाद आप गोल्डन ले सकते हो बुक गाइड, गोल्डन गाइड, उसके ऊपर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। गोल्डन गाइड ले सकते हो, हिंदी और हिंदी भी दोनों के लिए है। गोल्डन गाइड ले सकते हो, उसमें से आप क्वेश्चन लगाओ, उस क्वेश्चन लगाते जाओ, फिर एक वैसी चैप्टर टेस्ट ले लो। पर जब आपको रिवाइज करना हो, बाकी सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए तो आप पे नोट्स हैं, पर लेकिन इंग्लिश के हिंदी के मैंने नोट्स लिखने के लिए नहीं बताए, क्योंकि इंग्लिश हिंदी के नोट्स नीड नहीं होते। इंग्लिश हिंदी के लिए आप समरी दे रखे होते हैं गोल्डन में, उसे पढ़ के आप काम चला सकते हो और बढ़िया समझ आ जाता है। तो इसलिए ये सब मैंने आपको बता दिया। आप बात करते हैं यूट्यूब और कोचिंग में क्या डिफरेंस है। देखो यूट्यूब में आप बात अपने खुद पे ले लेते हो, और कोचिंग में आपको आपके टीचर पे बात है। मान लो आपने आज आपकी क्लास है 7 बजे कोचिंग की, तो वो आपको लेनी ही पड़ेगी, आप उसे छोड़ नहीं सकते। ये लेकिन अगर यूट्यूब पे वो क्लास है, लेकिन आपने शेड्यूल करी है, तो आप एक बार उसे टाल सकते हो। तो अगर आप नहीं टालोगे, अगर आप मानते हो कि मैं इतना कंसिस्टेंट रह सकता हूँ, तो आप कोचिंग रहने दो, आप यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है और बहुत बढ़िया कंटेंट है, मैंने खुद देखा है, और मैंने भी अपने टाइम में 90% यूट्यूब से करा था। तो आप कोचिंग को ना करके यूट्यूब भी कर सकते हो। अब बात करने सिलेबस कब तक कंप्लीट हो सकता है। सिलेबस मेरे हिसाब से अक्टूबर एंड तक, हद से नवंबर के मिड तक, इससे आगे नहीं लेके जाना है। पर बाई चांस अगर आप बाद में देख रहे हो वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं है, चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिमोटिवेट ना होना। तब तक आपका सिलेबस वैसे कंप्लीट होना चाहिए जो अब स्टार्ट कर रहा है, हो जाता है आराम से बच्चों का सिलेबस कंप्लीट। इसका रीज़न भी बताता हूँ मैं कि इतना टाइम है, 3-4 महीने, आप इतनी पहले क्यों कर रहे हो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। इसका रीज़न ये है, अक्टूबर में CBSE अपने सैम्पल पेपर रिलीज़ कर देता है। तो CBSE सैम्पल पेपर रिलीज़ करता है, तो उसके बाद आपको जब CBSE सैम्पल पेपर रिलीज़ कर देगा, उसके हद से हद 20-25 दिन बाद सारे पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर आ जाते हैं। तो वो ओसवाल, एडुकार्ड, अरिहंत, ऑल इन वन है, बहुत सारे हैं जो सबके आ जाते हैं सैम्पल पेपर। तो आप सीधा सैम्पल पेपर करने बैठ जाओ, और सैम्पल पेपर बहुत ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है।
आप सोच भी नहीं सकते। सैम्पल पेपर कर लिया तो आपको जो मैं 95 बता रहा हूँ ना, वो सीधा 100 में जाके रुकेगा, 100 से पहले कदम नहीं रखेगा। 100 मार्क्स पूरे आ सकते हैं अगर आप सैम्पल पेपर सही से लगाओ, इसीलिए ज़रूरी है सैम्पल पेपर। तो अगर आपका देखो नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अक्टूबर एंड तक, तो आप सीधा सैम्पल पेपर शिफ्ट करोगे, आप पे पूरा दिसंबर होगा, पूरा जनवरी होगा। मैं मान के चल रहा हूँ फरवरी में आपके एग्ज़ाम शुरू होता है, कोर सब्जेक्ट फरवरी एंड से, मेन सब्जेक्ट फरवरी एंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप पे जनवरी होगा, दिसंबर होगा, 2 महीने यानी 60 सैम्पल पेपर आप लगा सकते हो। और दिन के अगर आप 2 लगाओ तो आपके लिए और भी फ़ायदा है, 120 सैम्पल पेपर आप लगा सकते हो। आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा अगर आप सैम्पल पेपर लगाते हो, इतना फ़ायदा हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। सैम्पल पेपर पर अलग डेडिकेट वीडियो आएगी, वो आएगी वहाँ के एंड में, जब CBSE अपने सैम्पल पेपर रिलीज़ कर देगा और पब्लिकेशन के आ जाएंगे, तो कब कैसे क्यों सॉल्व करने हैं सारे जवाब मैं उसमें दूंगा। सैम्पल पेपर में और बात अब नहीं करूँगा, सैम्पल पेपर की तब वीडियो आएगी। तो गाइस आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 10th क्लास के नोट्स आएंगे, लेक्चर आएंगे, सब आएगा 10th क्लास का। 9th क्लास का भी मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है जल्दी से जल्दी आ जाए। चलो चलते हैं, बाय।